हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से काफ़ी लोगों का आज व्रत भी होगा। हालाँकि जिसका व्रत होगा वो अभी पूजा पाठ की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अभी जो है शाम हो गई है तो सबको अब पूजा पाठ की तैयारी में लगना ही है। आपको पता है कि आज संडे है और हम करते हैं प्रैक्टिस। वैसे मुझे नहीं उम्मीद है कि जो लोग व्रत होंगे वो क्लास ले रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप कल ले लीजिएगा, बाद में ले लीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले तब आप क्लास को ले सकते हैं। आपको पता ही है कि संडे संडे का दिन जो होता है वो हमारा प्रैक्टिस का दिन होता है। आज हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस हमारे उन्हीं टॉपिक को लेकर होते हैं जो हम लास्ट वीक पढ़े होते हैं। जैसे जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके जैसे 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो अलग-अलग ब्रांचेस के आपके इसमें ऐड किए गए हैं। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नए मिलेंगे, उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा और साथ ही साथ आप काउंट करते रहिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा लोटस फाइबर। आपने लास्ट वीक लोटस फाइबर के बारे में पढ़ा था। हमने आपसे कहा था कि एक बार आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने कितने ध्यान से पढ़ा है। हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है लोटस फाइबर प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका लोटस फाइबर है ये कहाँ से प्राप्त होता है? क्या ये तने से प्राप्त होता है? क्या ये पत्ती से प्राप्त होता है? क्या ये आपको बीज से प्राप्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमें पता है कि जो हमें प्राकृतिक रेशे मिलते हैं, प्राकृतिक में भी जो वानस्पतिक मिलते हैं वो 3 जगह से मिलते हैं। एक तो हमें तने से मिलते हैं, एक हमें पत्ती से मिलती है, दूसरा जो हमें मिलता है यानी कि जो अगला मिलता है वो बीज से प्राप्त होता है। बीज से में आपने 2 नाम सुना था, कपास और कापोक का। लेकिन ये जो आपका लोटस फाइबर होता है ये बीज और पत्ती से नहीं प्राप्त होता है, ये हमें तने से प्राप्त होता है। ठीक, तो लोटस फाइबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से बास्ट फाइबर है। आपको बताना है कि इनमें से बास्ट फाइबर क्या है? क्या कपास है? क्या कमल है? क्या कापोक है या फिर रेशम है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बास्ट क्या है। बास्ट आपके वही जो हमें तने से प्राप्त होते हैं। तो कपास आपको कहाँ से मिलता है? कपास तो हमें बीज से मिलता है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। दूसरा है आपका कापोक। कपास और कापोक 2 ही नाम हमने सुने थे जो कि हमें बीज से प्राप्त होता है। रेशम आपको पता ही है कि ये आपके जो रेशम के कीड़े होते हैं हम उनसे रेशम को प्राप्त करते हैं, यानी कि ये तो हमारा प्राणिज जगत का रेशा है। अगर ऐसे देखें तो ये हमारे प्राकृतिक में वानस्पतिक जगत के रेशे हैं, जबकि जो हमारा रेशम है ये हमारा क्या है? ये हमारा प्राणिज जगत का रेशा है। अब हम लेकिन बात कर रहे थे बास्ट की। तो इनमें आपका कपास और कापोक ये दोनों आपको बीज से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो आपका कमल है यही आपका बास्ट फाइबर है, क्योंकि ये आपको तने से प्राप्त होता है। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है नेलुम्बो नेलुम्बो ल्यूटिया कमल फाइबर की प्रजाति है जो पाई जाती है। बड़ा सिंपल सा आपसे बस यही इतना पूछ रहा है कि जो नेलिम्बो ल्यूटिया है ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या ये भारत में पाया जाता है? क्या ये एशिया में पाया जाता है?
क्या ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है या फिर ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? हमने देखा था कि जो हमारी कमल की प्रजातियाँ थीं, उसमें हमने 4 प्रजातियों का नाम पढ़ा था। उसी में आपने एक नेलुम्बो ल्यूटिया देखा था, जो कि ये जो आपका नेलुम्बो ल्यूटिया है, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला क्या है, फाइबर है, ठीक? ये यानी कि जो प्रजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रजाति है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लग्जरी टेक्सटाइल फाइबर के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा रेशा है जो लग्जरी टेक्सटाइल फाइबर के नाम से जाना जाता है? कपास है, कमल है, ऊन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने क्या कपास में, क्या ऊन में, इन दोनों में सुना था कि ये लग्जरी फाइबर हैं? नहीं सुना था। कहाँ पढ़ा था आपने? आपने देखा था कि जब आप कमल देख रहे थे, कमल के फाइबर के बारे में बात कर रहे थे, तब वहाँ पर आपने देखा था लग्जरी टेक्सटाइल फाइबर। किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। मतलब ये पहनने में इतना आरामदायक है, देखने में भी सुंदर है, आरामदायक है, ये चिकना है आपका और शांति प्रदान करने वाला है, मन को शांत रखने वाला है, हृदय जैसे गंभीर रोगों से बचाने वाला है, हृदयघात हो गया, मधुमेह हो गया, इन सभी से बचाने वाला है। हम इसे क्या कह रहे थे? इसे हम लग्ज़री फाइबर के नाम से जानते हैं या लग्ज़री टेक्सटाइल फाइबर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये काफ़ी महँगा मिलता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है, कमल के पौधे लगाने का सही समय है। जो कमल के पौधे हम लगाते हैं, इसका सही समय कब है? क्या जनवरी में है? क्या अप्रैल में है? क्या जून में है या फिर अगस्त में है? तो हमें पता है कि जो हमारे कमल के फाइबर लगाने का जो समय होता है, वो उपयुक्त समय अप्रैल होता है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द होती है। जब हम बहुत ज़्यादा सर्द के मौसम में लगाएँगे, तो भी ये हमारा खराब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में इसको बोएँगे या इसके पौधे को उगाएँगे, तब भी समस्या है। तो कमल के लिए जो सबसे उपयुक्त समय कहा गया है, जो सबसे उपयुक्त समय है, वो है आपका अप्रैल। क्योंकि इसको 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आपको पता है कि अगर हम जून में बोएँगे, जून में जो हमारा न्यूनतम तापमान आता है, वो तकरीबन 35-37 ऐसे रहता है। और अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी में तो जो टेम्परेचर होता है वो -4, हालाँकि अपने यहाँ -4 नहीं जाता है, फिर भी 7, 8, 9 ऐसे तो चला ही जाता है। अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त भी हमारे लिए उपयुक्त समय नहीं है, यहाँ पर बच रहा हमारा एक, जो कि है अप्रैल। अप्रैल में ही कमल की बुआई की जाती है या कमल के पौधे उगाए जाते हैं, ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है, कमल के गहरे रंग के फूलों में बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं। आपको बताना है कि कमल के किस गहरे रंग, क्या गहरे लाल रंग में, क्या गहरे गुलाबी रंग में, क्या गहरे नीले रंग में या फिर गहरे पीले रंग से हमें बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेशे प्राप्त होते हैं। तो हमने अभी देखा था, हाल-फिलहाल में आपने इसको पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। हमने देखा था कि कमल के जो गहरे गुलाबी रंग के फूल होते हैं, उनसे हमें बेहतरीन गुणवत्ता वाले रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन-सा रेशा कठोर, ठंडा, हल्का, झुर्री रहित, दाग प्रतिरोधी, सिलवट प्रतिरोधी, जलरोधी, मुलायम, चिकना, महीन, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है? बाप रे! इतनी विशेषता सिर्फ एक रेशा लिए हुए है।
हमने इतनी विशेषताएँ तो अलग-अलग अगर हम 4-6 रेशे पढ़ेंगे तब हमको इतनी विशेषताएँ देखने को मिलेंगी। क्या नायलॉन में आपको ऐसी विशेषता देखने को मिली थी? क्या आपने कपास में ऐसी विशेषता देखी थी? ऐसी विशेषता आपके कपास में है? क्या ऊन की ये विशेषता बता रहा है या फिर कमल की विशेषता बता रहा है? तो हमें पता है कि जो हमारा कमल है, कमल ही एक ऐसा रेशा है जो कि कठोर भी है, ठंडा भी है, मतलब शीतलता प्रदान करने वाला है, हल्का भी है, झुर्री रहित है, दाग प्रतिरोधी है यानी कि इसमें दाग आसानी से नहीं लगता है, सिलवट प्रतिरोधी है, सिलवट नहीं पड़ते हैं। अब आप कहेंगे ऊन में भी तो नहीं पड़ते हैं, तो ये एक विशेषता ऊन की हो गई, लेकिन ये जो आप सारी विशेषता देख रहे हैं, ये सारी की सारी विशेषता आपके कमल में समाहित है। जलरोधी भी है, मुलायम भी होता है, कठोर के साथ-साथ मुलायम भी है ये आपका, अजीब-सा रेशा है, चिकना भी होता है, ठीक? चिकना भी होता है मतलब ये आपको छूने पर बिल्कुल कोमलता का एहसास दिलाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। और महीन भी होता है, महीन का मतलब ये हल्के से आप लीजिएगा कि हल्का होता है, उसी को हम महीन कह रहे हैं, बिल्कुल पतला-सा होता है। टिकाऊ भी होता है और ये सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण के अनुकूल होता है। आपको पता है कि आजकल ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों का उपयोग करते हैं, ऐसे चीज़ों का उपभोग करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हों। हालाँकि मैंने आपको एक दिन मुझे करवाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। तो अभी आपके कुछ पॉइंट जैसे आपका अभी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आया है, इसको एक बार देखना है और ये आपका एक कुछ-कुछ पॉइंट अभी हमारे ऐसे बच रहे हैं जो कि हमारे करंट से रिलेटेड हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक देखेंगे किसी दिन इन छोटे-छोटे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो बाकी आपने ये देखा जो विशेषता आपने ऊपर देखा ये था आपके कमल की विशेषता। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शर्ट की कॉलर का वह भाग जो कॉलर को खड़ा रखता है कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आपके कॉलर के पार्ट से आ गए क्योंकि आपने देखिए जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं मैं क्वेश्चन उसी हिसाब से आपका बनाती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने लोटस फाइबर के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉलर के पार्ट को देखा था, फिर हमने सीढ़ियों के बारे में समझा था, देन हमने खिड़कियों को देखा था। तो बस मैंने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आपके बनाए हैं, ठीक? शर्ट की कॉलर का वह भाग शर्ट की कॉलर का वह भाग जो कॉलर को खड़ा रखता है कहलाता है। टाई स्पेस कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, बैंड कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके शर्ट का कॉलर का वह भाग जो आपके कॉलर को खड़ा रखने में मदद करता है, उसे हम बैंड के नाम से जानते हैं। जो कुछ इस तरह से होता है, ये छोटू वाला पार्ट यहाँ पर कॉलर आपका खड़ा होता है, उसी की बात की जा रही है, ठीक? उम्मीद है कि आपने कॉलर का चैप्टर अच्छे से देखा होगा। अगर यहाँ पर चीज़ें आपको ठीक से नहीं याद आ रही हैं, तो एक बार जाकर आप क्लास लीजिएगा। अदरवाइज़ एक बार आप जाकर टेलीग्राम पर अभी जब ये हमने क्लास ली थी, तो हमने आपको वहाँ पर एक फ़िगर भेजा था, एक इमेज आपको भेजी थी जिसमें आपके जो कॉलर के पार्ट हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप वहाँ से भी देख के अपने जो भी ये क्वेश्चन ना समझ पा रहे हों, एक बार उस फ़िगर को ज़रूर देख लें। अगर आपके पास समय है, तो आप एक बार क्लास को भी ले लीजिएगा। मैंने वहाँ पर कोशिश की है कि आपको थोड़ा ठीक से समझा पाऊँ, आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो एक बार देखिएगा, हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ, यहाँ क्वेश्चन से भी बेहतर तरीके से वहाँ पर आपको समझ में आएँ, ठीक? अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 की। कॉलर का वह भाग कॉलर का वह भाग जो कॉलर स्टैंड के ऊपर घूमता है, जो कॉलर स्टैंड के ऊपर घूमता है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या वो आपका रोल लाइन कहलाता है, लैपल कहलाता है, बैंड कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो अभी-अभी आपने देखा था,
कॉलर का वह भाग जो कॉलर स्टैंड के ऊपर घूमता है, उसे हम रोल लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रोल लाइन के नाम से जानते हैं। बाकी बैंड आपने देखा। अच्छा, अभी पीछे जो क्लास थी, क्लास कह रही हूँ, क्वेश्चन था। हालाँकि यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं। कॉलर के शीर्ष बिंदु के कॉलर के शीर्ष बिंदु की बीच की दूरी में टाई की गांठ के लिए जगह होती है, कहलाता है। जो जैसे ये जो आपके यहाँ पर जो दोनों कॉलर का ये कैसे बनाए हम, यहाँ पर फिगर तो लगा नहीं है। जैसे जब आप कॉलर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दोनों साइड में होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो वही कहा जा रहा है कि कॉलर के शीर्ष बिंदु के बीच की दूरी जिसमें टाई की गांठ के लिए जगह होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, टाई स्पेस कहते हैं, कॉलर स्टैंड कहते हैं, या फिर लैपल कहते हैं। तो जो यहाँ पर टाई आपकी आकर रुकती है, जहाँ पर टाई की जो गांठ होती है हम लाकर रखते हैं, वो ये वाला स्पेस आपका क्या कहलाता है? टाई स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है, एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच ऊर्ध्वाधर जगह को कहते हैं। उस दिन जब मैं सीढ़ी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको सीढ़ी के फिगर को अच्छे से दिखाया था, और बाद में टेलीग्राम पर भी कुछ मैंने इमेज भेजे थे जिसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ और पार्ट के नाम दिए गए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ये जो आपकी 2 सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे ये आपकी 2 सीढ़ियाँ हैं पैर रखने वाली, ठीक? तो ये जो उनके बीच की जगह होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम राइज़र के नाम से जानते हैं? क्या उसे हम नोज़ल के नाम से जानते हैं? क्या हम उसे न्यूल के नाम से जानते हैं, न्यूल पोस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो 2 सीढ़ियों के बीच जिस पे हम पैर रखते हैं, उसको तो हम ट्रेड बोलते हैं। नोज़ल जो ट्रेड का अगला हिस्सा निकला होता है, जैसे सीढ़ियाँ एक सपाट होती हैं राइज़र के ऊपर, लेकिन जो थोड़ा-सा ज़्यादा निकली होती हैं, ये सीढ़ियाँ आपने कई जगहों पर देखी होंगी। घरों पर आम तौर पर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं बनाते हैं हम, लेकिन जैसे जिनके घरों पर ग्रेनाइट लगी होगी सीढ़ियों पर, उनके यहाँ ये नोज़ल वाला आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो ये सीढ़ियों के बीच की जो दूरी है, 2 सीढ़ियों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर जगह है, उसे हम राइज़र के नाम से जानते हैं, और ये जो जगह है आपका कभी-कभी खाली भी होता है। जैसे आपने कहीं मार्केट में अगर सीढ़ी को चढ़ने के लिए वो जो ग्रिल वाली, यानी कि जो लोहे वाली सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उनमें आपने देखा होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। सीढ़ी का वह क्षैतिज हिस्सा जिस पर व्यक्ति खड़ा होता है कहलाता है। अरे वही जिस पर आप पैर रखते हैं, उसी की बात की जा रही है। तो राइज़र, नोज़ल, ट्रेड या इनमें से कोई नहीं। अभी-अभी हमने बताया कि जिस पर हम अपने पैर को रखते हुए ऊपर बढ़ते हैं, वही हमारा जो है क्या होता है, वही हमारा ट्रेड होता है, ठीक? अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, जैसे जब आप एक पैर और 2 पैर, यानी कि एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, एक पैर आपका 1 नंबर सीढ़ी पे है और दूसरा 2 नंबर की सीढ़ी पर है। तो दोनों के बीच की ऊँचाई है, जो दोनों सीढ़ियों के बीच की ऊँचाई है, उसी को हम राइज़र के नाम से जानते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। सीढ़ी का वह भाग सीढ़ी का वह भाग जो दीवार से सटा हुआ होता है, जिसमें चरण और राइज़र रखे जाते हैं। यानी कि जो सीढ़ी से सटा हुआ भाग है आपका, जो दीवार से सटा हुआ सीढ़ी का भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे स्ट्रिंग सीढ़ी कहते हैं? क्या उसे हम दीवाल स्ट्रिंग्स कहते हैं? क्या हम उसे स्ट्रिंग कैपिंग बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा सीढ़ी का वो भाग जो दीवार से सटा हुआ होता है, जिसमें चरण और राइज़र रखे जाते हैं,
उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं दीवार स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक? अगर यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, तो आप एक बार जाकर टेलीग्राम पर उस इमेज को देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएँगी। क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमारे जो समझने की क्षमता होती है या याद रखने की जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ से आपको खिड़की को क्वेश्चन मिलेंगे। खिड़की के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? आपने देखा था ना कि खिड़की के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, तो ज़रा बताइएगा कि कौन-कौन से हैं? पहला है आपका कमरे का स्थान, दूसरा है आपका जलवायु परिस्थितियाँ, तीसरा है आपका कमरे की उपयोगिता और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि जब हम खिड़की का चुनाव करते हैं, तब इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे खिड़की के चुनाव को प्रभावित करती हैं। जैसे कमरे का स्थान क्या है, जलवायु की परिस्थितियाँ क्या हैं, साथ ही साथ कमरे की उपयोगिता क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक खिड़की के चुनाव को प्रभावित करती हैं। जब हम खिड़की का चुनाव करते हैं, तब इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला है आपका कमरे में खिड़की लगाने के लाभों में सम्मिलित है। यानी कि जब हम अपने कमरों में खिड़की लगाते हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होता है? क्या इससे प्रकाश का प्रवेश होता है? हवा का प्रवेश होता है? घर की सुंदरता बढ़ती है या उपरोक्त सभी? तो हमने क्या देखा था कि जब हम कमरे में खिड़की लगाते हैं, एक तो ये हमारे कमरों में प्रकाश लाने का कार्य करते हैं। दूसरा, वायु आता है हमारे कमरे में, वेंटिलेशन होता है। तीसरा, हमारे घरों की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसमें हमने देखा था कि बाहर के जो दृश्य हैं उनको देखने में भी मदद करते हैं। तो ये सारे के सारे लाभ इसी में सम्मिलित हैं खिड़की के लगाने में। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार की खिड़कियाँ किस प्रकार की खिड़कियाँ दीवार से बाहर निकली हुई होती हैं, जो क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाती हैं? मतलब हम ऐसी कौन-सी खिड़की है जो कि बाहर खुलती है, अंदर की तरफ ना खुलकर बाहर की तरफ खुलती है? क्या ये सैश खिड़कियाँ हैं? क्या ये आपकी धातु खिड़कियाँ हैं? केसमेंट खिड़कियाँ हैं या फिर वे खिड़कियाँ हैं? तो हमने जब पूरी खिड़की पढ़ी थी, तो हमने उसमें सिर्फ़ एक ही खिड़की ऐसी पढ़ी थी जो बाहर की तरफ खुल रही थी। वो कौन थी? वो थी हमारी वे विंडो। तो जो वे विंडो है, ये बाहर की तरफ खुलती है, आपके कमरे में जो है क्षेत्र को बढ़ाने का भी कार्य करती हैं। तो यही आपकी वे विंडो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डॉर्मर विंडो किस प्रकार की छत के लिए उपयोग किया जाता है? ये जो आपका डॉर्मर विंडो था, ये आप किस प्रकार की छत के लिए प्रयोग करते हैं? ढलान वाली छत, सपाट छत, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि जो हमारी डॉर्मर विंडो हैं, ये हमारी ढलुआ छत के लिए प्रयोग की जा रही थी। जैसे जो आपने देखा था कुछ इस तरह का आपका घर था, इसमें आपने यहाँ पर थोड़ा-सा निकाल के इस तरह से विंडो बना दिया था ऊपर, जिसे हम कह रहे थे डॉर्मर विंडो है। तो ये किस प्रकार के छत के लिए था? ढलान वाली छत के लिए था। आप इसे सपाट छत पर प्रयोग नहीं करते हैं। और हम सबके यहाँ जैसे अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ढलुआ छत आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कोई शो के लिए बनवा दिया हो, तो अलग बात है, बाकी इस छत की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। और अमूमन अगर आपने ऐसा देखा होगा ऐसा छत, तो जैसे अगर कहीं पर बैठक वगैरह बना है, किसी के घर पे आप देखेंगे या किसी के घर पर आगे वाला पोर्शन है, पिलर लगा के बना दिया गया है, तो ऐसे देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ आपको ऐसे ढलुआ छत अपने यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसे छत अमूमन उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18।
लालटेन खिड़कियों का उपयोग किया जाता है, ढलुआ छत पर या सपाट छत पर। दोनों पर तो किया नहीं जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को काट दे रहे हैं पहले ही। लालटेन खिड़कियाँ। अच्छा, कल मैंने जब आपको लालटेन खिड़कियों के बारे में बताया था, हालाँकि ये लालटेन खिड़कियाँ कल ही हमने पढ़ा था, तो आपको बताया था ना कि ये वाली खिड़कियाँ आपको अक्सर लोगों के घरों में देखने को मिल जाएँगी, क्योंकि ये खिड़कियाँ हम सपाट छतों पर बनाते हैं और हमारे यहाँ जैसे जो हमारे यहाँ बनती हैं खिड़कियाँ, उनमें जब लोगों के घरों का जो आँगन होता है, वो बहुत बड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं पूरे छत पे यानी कि पूरे आँगन में लिंटर डलवा देते हैं और थोड़ी-सी जगह मतलब ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं एक दरवाजे कितना वो जगह छोड़ देते हैं और ऊपर से उसको ढक देते हैं। ढकने का इन द सेंस जो वो शटल वाली जो दरवाजे आते हैं उस प्रकार के खिड़की लगाते हैं या दरवाजे लगाते हैं। बाकी जब बारिश-वारिश आए तो उसको ढक दें, अदरवाइज़ खुला रखें। तो इससे उनके घर में जो प्रकाश है वो आता रहेगा। प्रकाश आएगा, वेंटिलेशन होगा यानी कि हवा भी आएगी। साथ ही साथ जैसे धूल, मिट्टी, कचरा वग़ैरह हैं, इन सब से हमारा घर साफ-सुथरा रहेगा। बारिश वग़ैरह का पानी जो है वो नहीं आ पाएगा अंदर। तो इसके कई लाभ होते हैं और ये आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है। ठीक? चलिए, तो ये किस प्रकार के छत के लिए हैं? सपाट छत के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा, ये ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने अभी हाल-फिलहाल में टॉपिक पढ़े थे यानी कि जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा था। वहीं से हमने इन क्वेश्चनों को लिया था। अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो आपको मिक्स अप क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर आपको डेट यहाँ पर मिलने वाली है, बाकी आपके अदर ब्रांच के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगले जो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक? कुछ आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके तैयार किए गए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने 19 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि कह रहा है अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है किससे? खरगोश से, बकरी से, ऊंट से या फिर भेड़ से। तो यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। एक आपका अंगोरा क्या है? बकरी है और एक आपका अंगोरा खरगोश है। अब लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन जो है वो प्राप्त होता है आपको खरगोश से, अंगोरा खरगोश से। ज़रा एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अंगोरा जो बकरी है उससे आपको क्या प्राप्त होता है? ठीक? हालाँकि हमें क्या ये जो अंगोरा है एक खरगोश है और एक बकरी है। हमने क्या देखा? यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो अंगोरा ऊन के बारे में पूछा था। तो जो अंगोरा ऊन है आपका वो आपको अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएँगे, खोजेंगे चाहे जहाँ से बताएँगे मुझे नहीं पता। बुक से खोजेंगे, क्लास में खोजेंगे, क्वेश्चन में खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे मुझे नहीं पता। आप लेकिन हर कोई मुझे जवाब देगा कि जो अंगोरा बकरी है हमें उससे क्या प्राप्त होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थ का अध्ययन कहलाता है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या वो हिपैटोलॉजी है? क्या वो जियोलॉजी है? क्या ये यूरोलॉजी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? उनका अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। खेड़ा संचार परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये जो आपका खेड़ा संचार परियोजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? क्या 1960 को हुई? क्या 1965 को हुई? 1975 को हुई या फिर 1990 को हुई? तो हमें पता है ये जो खेड़ा संचार परियोजना है,
खेड़ा संचार परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था या जो शुरुआत हुआ था, वो हुआ था 1975 में। ज़रा एक बार मुझे बताइएगा कि 1975 में और किस चीज़ की शुरुआत हुई थी या ऐसी कौन-सी योजना है आईसीडीएस को छोड़कर? क्योंकि आप ये बहुत बार बता चुके हैं और जब भी मैं नाम लेती हूँ, आप यही एक नाम उठाकर रख देते हैं आईसीडीएस। आपको यहाँ पर आईसीडीएस को छोड़कर किसी एक योजना या कोई ऐसी संस्था का नाम आप बताएँगे जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत जो भी आपको याद हो, वो 1975 में हुई थी, ठीक? फिर याद दिला दूँ आपको, आईसीडीएस को छोड़कर आप आईसीडीएस का नाम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। थ्रोम्बोसाइट्स को कहते हैं, यानी कि इसमें से थ्रोम्बोसाइट्स को और किस नाम से जानते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या कहते हैं? इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो हमें पता है कि सिंपल सा अगर हम बोलें कि थ्रोम्बोसाइट्स का अन्य नाम क्या है, तो थ्रोम्बोसाइट्स का अन्य नाम है प्लेटलेट्स, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ज़रा 22 में ये जो आपने अभी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सुना है, इसका फुल फॉर्म भी छाप दीजिएगा। तो आहारीय मिलावट प्रबंधनात्मक कानून लागू हुआ। ये जो आपका आहारीय मिलावट प्रबंधात्मक कानून है, ये कब लागू हुआ? 1954, 55, 60 या 65? किस सन में लागू हुआ था? तो ये जो आपका आहारीय मिलावट प्रबंधात्मक कानून लागू हुआ था, ये आपका लागू हुआ था 55 में, यानी कि 1955 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। एगमार्क की शुरुआत कब हुई? ये जो आपका एगमार्क है, इसकी शुरुआत कब हुई? हालाँकि आपने एगमार्क के बारे में, फाओ के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, यूनिसेफ के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में, सीडीसी के बारे में और ये कोडेक्स जो आपका है, इसके बारे में मतलब सबके बारे में पढ़ा है। तो ज़रा एक बार मुझे याद दिलाइए आप कि जो ये आपका फाओ है, फाओ की स्थापना कब हुई थी? ठीक? बाकी हम देख रहे हैं एगमार्क की शुरुआत, तो एगमार्क की शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई, 35 में हुई, 37 में हुई या फिर 40 में हुई? तो जो एगमार्क की शुरुआत हुई थी वो 1937 में हुई थी। कब? 1937 में। क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? ये कुछ हमने संस्थाओं के नाम, कुछ योजनाओं के नाम रख लिए हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ आपके जो ये नियम आए थे, कानून आए थे, उनके बारे में हमने थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रख लिया है, तो अगर हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर लीजिएगा कहीं न कहीं, ठीक? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2010, 2012, 15 या फिर 20? तो ये जो आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, ये 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अच्छा, क्या 2015 में किसी और चीज़ की शुरुआत हुई थी? जैसे आपका कोई आयोग बना था, किसी आयोग का गठन हुआ था या कोई आयोग बना था 2015 में? अगर बना होगा तो ज़रा याद दिलाइएगा, क्या बना था? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना कब हुई? आईसीएमआर, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1911 में हुई, 30 में हुई, 25 में हुई या फिर 45 में हुई? तो हमें पता है कि जो हमारा आईसीएमआर है, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। कब? 1911 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1940 में हुई, 45 में हुई, 47 में हुई या फिर 50 में हुई? तो ये जो आपके
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1947 में। याद रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ऐसे आप रखेंगे। जैसे कुछ चीज़ें आपकी होती हैं जिन्हें आपको किसी चीज़ से आप अगर रिलेट करके याद रखते हैं तो वो बड़े लंबे समय तक याद रहती हैं, या मैं ये बोलूँ कि वो हमेशा याद रह जाती हैं। तो आप चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। विधवा स्त्री को संपत्ति में पूर्ण अधिकार कब दिया गया? आपको बताना है जो विधवा स्त्री हैं उनको संपत्ति में पूर्ण अधिकार कब मिला? 1950 में मिला, 56 में मिला, 60 में मिला या फिर 61 में मिला? तो जो विधवा स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिला था पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण अधिकार मिला था, वो मिला था 1956 में मिला था। कब? 1956 में मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। ये तो है आपका विश्व टीकाकरण। ज़रा जो आपका एक मिशन इंद्रधनुष था जो कि टीकाकरण से संबंधित था, एक बार मुझे बताइएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? बाकी हम बात कर रहे हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह की। क्या ये 10 से 17 अप्रैल मनाया जाता है? 24 से 30 अप्रैल मनाया जाता है, 1 से 7 अप्रैल मनाया जाता है या फिर ये 1 से 7 जून मनाया जाता है? तो जो हमारा विश्व टीकाकरण सप्ताह है, वो 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यूरोप में चित्रकारी कब प्रारंभ हुई? यूरोप में चित्रकारी कब प्रारंभ हुई? 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी? तो जो यूरोप में चित्रकारी प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। ये शताब्दी वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, जैसे 19वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहते हैं, 20वीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहते हैं, या बाटिक कला का जो प्रारंभ है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो ये शताब्दी वाले क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये अब आगे के क्वेश्चन शायद आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलने वाले हैं। तो लड़कियों की वृद्धि स्फुरण की आयु किस वर्ष में होती है? क्या ये 8 से 10 वर्ष में हो जाती है, 10 से 12 वर्ष होती है, 9 से 11 वर्ष होती है या फिर 12 से 14 वर्ष होती है? तो जो लड़कियों में वृद्धि स्फुरण की आयु होती है वो आपकी होती है 9 से 11 वर्ष के बीच होती है। कब? 9 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका किशोरावस्था में स्वयं की अवधारणा किसकी? स्वयं की अवधारणा निम्न में से परिवर्तनों के आधार पर बनती है। मतलब किस परिवर्तन के आधार पर स्वयं की अवधारणा बनती है? शारीरिक परिवर्तन के आधार पर, ज्ञानात्मक परिवर्तन के आधार पर, भावनात्मक परिवर्तन के आधार पर या उपरोक्त सभी। तो जो ये किशोरावस्था का समय होता है, इसमें स्वयं की जो अवधारणा है वो इन तीनों के आधार पर होती है, यानी कि शारीरिक परिवर्तन के आधार पर भी होती है, ज्ञानात्मक परिवर्तन के आधार पर होती है और भावनात्मक परिवर्तन के आधार पर भी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। मनोस्थिति का बदलना, मित्र में रुचि निम्न में से किस अवस्था के कारण यह लक्षण है? यानी कि जो मनोस्थिति है वो बदल जाती है बार बार और मित्रों में रुचि बढ़ जाती है। ऐसी किस अवस्था में होता है? क्या शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि ये जो मनोस्थिति के बदलने का कार्य है और ये जो हमारे मित्रों के प्रति हमारा जो ये मित्रों के साथ रहने की जो रुचि बढ़ रही है, ये सारे हमारे किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। इसी अवस्था में मित्रों ये मतलब परिवार वालों से ज़्यादा खास इनके लिए मित्र हो जाते हैं।
ठीक? और इनकी मनोदशा जो है या मनोस्थिति जो है वो हर पल चेंज होती रहती है। पल में कुछ सोचते हैं, पल में कुछ बनना चाहते हैं, पल में कुछ। तो इनके जो मनोभाव हैं, मनोदशा है, मनोस्थिति है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित सोच, विचार एवं परिकल्पनाएं निम्न में से किस अवस्था के ज्ञानात्मक विकास के परिचायक हैं? यानी कि जो सुव्यवस्थित सोच विचार है और परिकल्पनाएं हैं, निम्न में से किस अवस्था के ज्ञानात्मक विकास है? शैशवावस्था के? नहीं। बाल्यावस्था के? नहीं। वृद्धावस्था के? नहीं। है किसके? किशोरावस्था के। ठीक, ये एक्चुअली आपका किशोरावस्था के ही टॉपिक से लिया गया है, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं आपको? किशोरावस्था ही दिख रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। अब तो आप आंख बंद करके ही क्या लगा देंगे? किशोरावस्था। बट क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है उसके क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति सबसे ज्यादा चिंतित निम्न में से किस अवस्था में होता है? मतलब किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, किशोर या किशोरी, अपने शारीरिक रूप को देखकर या रूप को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। हाय हमें पिंपल्स निकल रहे हैं, हाय पिंपल्स निकल रहे हैं, कैसा दाग पड़ गया है, क्या 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 पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो ये क्या होता है? ये किशोरावस्था में ही होता है, यानी कि ये किशोरावस्था के ही लक्षण हैं। शैशवावस्था नहीं, पूर्व बाल्यावस्था नहीं, उत्तर बाल्यावस्था नहीं। होता किस में है? तो ये किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? यानी कि जो वास्तविक स्वरूप है और जो आदर्श स्वरूप है, उनमें अंतर किस अवस्था में आपको ज्यादा परेशान करेगा? क्या पूर्व बाल्यावस्था में, क्या उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये सभी में? हमें पता है ये सभी के लक्षण नहीं हैं, ये तो हमारे किशोरावस्था का लक्षण है। इसी में हमें वास्तविक स्वरूप और आदर्श स्वरूप में अंतर की जो अवस्था है ये परेशान करती है। ठीक, कौन? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है शल्य क्रिया के बाद शरीर में पोषण संबंधी आवश्यकता की मांग जो है वो क्या होगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, रुक जाएगी या निरंतर चलती रहेगी जैसे चलती है? तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि शल्य क्रिया के बाद हमारे शरीर में जो पोषण संबंधित आवश्यकता है, पोषण संबंधित आवश्यकता की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, घटती नहीं है या रुकती नहीं है या पहले जैसे ही नहीं रहती है। मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। शरीर की ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना तथा तंतुओं का निर्माण करना भोजन का कौन सा कार्य है? क्या ये सामाजिक कार्य है? क्या ये शारीरिक कार्य है? सुरक्षात्मक कार्य है या फिर सभी? वैसे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर आपसे पूछता भोजन के क्या कार्य हैं, तब तो हम कह देते कि सभी कार्य हैं। ठीक, भोजन हमारी सुरक्षा भी करता है, शरीर का कार्य भी करता है, सामाजिक कार्य भी करता है। लेकिन अगर हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और तंतुओं का निर्माण करना ये भोजन का कैसा कार्य है, तो ये आपका सामाजिक कार्य नहीं है, ये आपका सुरक्षात्मक कार्य भी नहीं है। ये कैसा कार्य है? तो ये आपका ये शारीरिक कार्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। संतुलित आहार का निर्माण निम्न में से किसकी सहायता से किया जाता है? ये जो आपका संतुलित आहार का निर्माण है, ये किसकी सहायता से किया जाता है? खाद्य पिरामिड की सहायता से, खाद्य वर्ग की सहायता से, आईसीएमआर आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित मात्राओं की सहायता से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम ये भली भांति जानते हैं कि जो संतुलित आहार का निर्माण है, संतुलित आहार का निर्माण खाद्य वर्ग की सहायता से किया जा सकता है। किसकी सहायता से? तो खाद्य वर्ग की सहायता से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है।
कह रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी कि किससे पीड़ित किशोर अधिक भोजन खाकर उल्टी कर देता है? क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित, रतौंधी से पीड़ित, बुलिमिया से पीड़ित या फिर एनीमिया से पीड़ित? तो हम सभी जानते हैं कि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया है, ये दोनों हमारे खाद्य विकार होते हैं, खाने से संबंधित विकार होते हैं। इन्हीं दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा या बुलिमिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें जो किशोर, हालाँकि ये ज़्यादातर समस्या लड़कियों के साथ होता है, ठीक? तो जब किशोर में, किशोर हो या किशोरी हो, हालाँकि किशोरी का ही यहाँ पर हम ज़िक्र कर सकते हैं। ये आप अमूमन ये जो कह सकते हैं बीमारी देखी जाती है या जो समस्या कह सकते हैं, समस्या है, ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो ये आपका बुलिमिया में होता है। बुलिमिया में क्या करती हैं किशोरियाँ, खाना खा लेंगी, यानी कि अधिक खाना खा लेंगी और फिर उल्टी कर देंगी, ठीक? लेकिन जो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, इसमें खाना ही नहीं खाती हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किए जाने वाले संसाधनों को निम्न में से कौन-सा साधन कहते हैं? यानी कि जो मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किए जाने वाले संसाधनों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं, सीमित संसाधन कहते हैं, असीमित संसाधन कहते हैं या फिर भौतिक संसाधन कहते हैं? तो ये जो क्रय किया जाने वाला संसाधन है, इसे तो हम भौतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम भौतिक संसाधन कहते हैं, जबकि आपको पता है सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं, जिनका उपयोग पूरा समुदाय करता है। बाकी संसाधन सीमित और असीमित, ये तो आपकी विशेषता हो गई कि संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन असीमित होता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि सभी संसाधन मूल्यवान हैं, सभी संसाधन सीमित हैं, सभी संसाधन उपयोगी हैं, उपरोक्त सभी। अभी-अभी मैंने आपसे कहा ना कि संसाधन सीमित होते हैं, ये संसाधन की विशेषता है। संसाधन मूल्यवान होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन उपयोगी भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे संसाधन जो होते हैं उनका संरक्षण करना अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि ये मूल्यवान हैं, सीमित हैं और उपयोगी भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधन की श्रेणी में आता है? मानवीय, सामुदायिक, भौतिक या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है, अभी-अभी हमने देखा कि सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग पूरा समुदाय करता है। जैसे सड़क, सड़क का उपभोग आप करते हैं, केवल एक लोग करता है या एक लोग करते हैं या आपका ही परिवार करता है? नहीं। चिकित्सालय सिर्फ आप करते हैं? नहीं। पुस्तकालय? नहीं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें हमारे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं या सामुदायिक संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी संसाधनों की विशेषता है? क्या संसाधन विशेषता नहीं है? सॉरी, इस चीज़ को देखिएगा कि संसाधनों की विशेषता नहीं है। उपयोगिता, उपलब्धता, विनिमयता, अप्रबंधनीय। तो हमें पता है कि ये उपयोगी भी हैं, इनकी उपलब्धता भी है, विनिमयता भी है, लेकिन ये अप्रबंधनीय नहीं है। तो इसकी विशेषता कौन-सी नहीं है? फोर्थ वाला, जो हमारा संसाधन है, संसाधन अप्रबंधनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से संयोजन का अर्थ क्या है? संयोजन का क्या अर्थ होता है? क्या उपलब्ध साधनों का उपयोग करना होता है? क्या उपलब्ध साधनों का, यानी कि उपलब्ध जो संसाधन हैं, उनका वर्गीकरण है? उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण करना है या उपलब्ध संसाधनों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना है? हम सभी जानते हैं ना कि जो संयोजन किया जाता है या जो हमारे
संसाधन है उनका संयोजन का क्या मतलब निकलता है? संयोजन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनको ठीक ढंग से व्यवस्थित करें। क्या करें? ठीक ढंग से उनको व्यवस्थित करना, यही संयोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से क्रियान्वयन का क्या अर्थ है? आपने कई बार सुना होगा ना, हम पहले आयोजन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, आयोजन करते हैं, संगठन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? क्या योजना को व्यवस्थित करना है? क्या योजना को क्रियाशील बनाना है? क्या योजना को विभाजित कर देना है? या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, योजना को विभाजित करना, जब आप संगठन करते हैं तो संगठन के टाइम पर ही अपनी योजनाओं का विभाजन कर देते हैं कि फला व्यक्ति इस योजना को करेगा, फला व्यक्ति इस कार्य को करेगा। लेकिन क्रियान्वयन का मतलब ये हो जाता है कि योजना को क्रियाशील बनाना। क्या होता है? योजना को क्रियाशील बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त तथा सही विकल्प का चुनाव करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब आपके पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, उन विकल्पों में से आप सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्या ये प्रबंधन कहलाता है? क्या ये मूल्यांकन कहलाता है? क्या ये निरीक्षण कहलाता है या फिर ये आपका निर्णय कहलाता है? हमें पता है कि उपलब्ध संसाधनों का जो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनमें से सही विकल्प का चुनाव करना ही निर्णय कहलाता है। निर्णय क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है। अच्छा, निर्णय क्या है? निर्णय प्रबंधन का क्या है? हृदय है, आत्मा है? ये बात किसने कहा था? ये तो है, हमें पता है कि प्रबंधन का हृदय आत्मा कौन है? निर्णय है। लेकिन ये बात कही किसने है? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। धन एक महत्वपूर्ण है, क्या है? क्षमता है, आय है, भौतिक संसाधन है या फिर सहायक है? तो जो आपका धन है, धन एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है। आपको पता है कि ये मानवीय संसाधन नहीं है, ये अमानवीय संसाधन है और हम अमानवीय संसाधन को ही भौतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पारिवारिक संसाधन हैं, हमने उनको 2 वर्गों में विभक्त किया है, एक है मानवीय संसाधन और एक अमानवीय संसाधन। जो मानवीय संसाधन है वो मानव के अंदर में निहित है, जिसे कोई छू नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, देख नहीं सकता। लेकिन जो अमानवीय संसाधन है, मानव से बाहर होता है। जैसे कोई वस्तु हो गई, कोई चीज़ है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, चुरा सकते हैं। सिंपल सा आप समझिए, जिन चीज़ों को आप चुरा सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपके भौतिक अर्थात अमानवीय हो जाते हैं। जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, वे आपके मानवीय होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये जो मानवीय और अमानवीय है, निकिल और डॉर्सी ग्रासहर कैंडल, इन दोनों ने भी क्या किया है? समय ये जो सॉरी इन दोनों ने ही जो हमारे पारिवारिक संसाधन है, मानवीय और अमानवीय में बाँटा है। डिफरेंस कहाँ आया? समय में। तो ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए, किसने मानवीय में रखा है समय को और किसने अमानवीय में रखा है समय को? आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, ईंधन की बचत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ईंधन महंगा होता है, समाप्त हो जाता है, अनवीकरणीय है, उपरोक्त सभी। तो हमें अपने ईंधन की बचत इसलिए करनी है क्योंकि जो हमारा ईंधन है, ईंधन क्या है हमारा? ये महंगा भी है, समाप्त भी हो जाएगा, अनवीकरणीय है। सबसे अच्छा आपका उदाहरण यही हो जाएगा क्योंकि ये अनवीकरणीय है। बाकी ये आपका उपरोक्त सभी में भी आंसर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा अनवीकरणीय है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, समय योजना बनाते समय कौन से कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जब आप समय योजना बना रहे हैं, तब आपको किस
इसमें से आपको निम्न में से किस पर आपको प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या जो मनोरंजन वाला कार्य है उस पर? क्या जो आपके ऐच्छिक कार्य हैं उस पर? जो आपके आवश्यक कार्य हैं उस पर? या जो आपके धार्मिक कार्य हैं उस पर? तो हमें पता है कि जब हम समय योजना बनाएँगे या जब हम मनी मैनेजमेंट करेंगे, हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आवश्यक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके पास समय जो है, आप जब समय योजना बनाते हैं, तो जो आपके आवश्यक कार्य हैं, उन पर आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक? तो ये रहे आज के आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। जो भी नया लगा है प्लीज़ उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये अलग-अलग जगह से आपको ऐड किए जाते हैं, कहीं एक जगह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो आपको नई चीज़ें मिलती हैं प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।